गुड मॉर्निंग। पिछले सेशन में हम लोग 825 जेके का प्रश्न कर रहे थे, उसी दौरान माइक क्लोज हो गया था, तो फिर से जो प्रश्न बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न उसका चल रहा था, एक मिनट रुके रहिए। भारतीय सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो भारत में 3 तरह की सेनाएं हैं: स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना। और इन समस्त सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। एक और व्यवस्था कर दी गई है, राष्ट्रपति के नीचे एक पद और जोड़ा गया है जो उसका प्रमुख होगा तीनों का, वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। इसको अपॉइंट किया गया है। अब जितने भी सेनाएं हैं उनके सेनाध्यक्ष रिपोर्ट करेंगे CDS को, और सबसे सर्वोपरि कौन है? वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोक अदालतों की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो इनकी पहली विशेषता है कि इसमें वादी और प्रतिवादी अपना वकील नहीं करते, ये इसकी विशेषता पहला हो गया। दूसरा है, मुकदमों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है, ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। 9वां प्रश्न है, रूसो कौन था? उसकी प्रसिद्ध रचना कौन थी? तो रूसो फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक था। इसकी प्रसिद्ध कृति थी सामाजिक समझौता, जिसमें इन्होंने दैवीय अधिकारों की आलोचना की थी जो राजा के पास प्राप्त थे। अब इसी किताब को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता प्रतिशत, तो देश में साक्षरता प्रतिशत लगभग 73% थी। कोडरमा खान संबंधित है, तो कोडरमा का जो खान है वो अभ्रक से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुंदर वन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदर वन गंगा डेल्टा के मैदान में पाया जाता है। अब ये डेल्टा क्या होता है, इसको आप एक बार सुन लीजिए दोबारा। यानी कि इसमें नदियों के मुहाने पर वाई आकार की आकृति बनती है, वही क्या है? डेल्टा। और नदियाँ जब अपना जल सागर में गिराती हैं तो उस स्थान पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो कुछ मिट्टियाँ होती हैं, उसके कुछ प्रकार होते हैं, वो त्रिभुजाकार आकृति लेकर के थोड़ा सा उभरे हुए रहते हैं, और उसके बगल से जो है पानी का बहाव हो जाता है, तो इससे एक उभरी हुई जो आकृति का निर्माण होता है वही कहलाता है डेल्टा, जो कि काफ़ी उपजाऊ होता है। अगला है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है आपका योजना आयोग के स्थान पर सन 2015 में गठित होने वाला आयोग, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग। भारत में नवीन आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष से आरंभ हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1991। अगला प्रश्न है आपका, अभ्रक के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो अभ्रक का 2 उपयोग हो जाएगा इसमें, पहला हो जाएगा ताप एवं विद्युत उपयोग, तथा रबड़ प्लास्टिक का हो गया वार्निश, पेंट एवं सैन्य उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ये 21 वाला कंप्लीट हो गया। अगला है, नेपा नगर किस राज्य में स्थित है और किस उद्योग से संबंधित है? तो नेपा नगर ये कागज़ उद्योग से संबंधित है, और रही बात इसका जो लोकेशन है वो है MP यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित कीजिए, इसकी एक कठिनाई का उल्लेख कीजिए। इसमें वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसकी प्रमुख कठिनाई है दोहरे संयोग का अभाव, पहला हो गया। यानी कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो सामने वाला वहाँ पर मौजूद होना चाहिए देने के लिए, और दूसरी बात, जो मैं उसे देना चाहता हूँ उसको भी उस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी ये
लेन देन हो पाएगा सफल। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या नाम है इसका? दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा है मूल्य मापन का अभाव। अब किसी ने एक बोरा गेहूं अगर दे दिया है तो कैसे उसको हम लोग मापेंगे कि उसको दूसरी वस्तु, मान लेते किसी ने कपड़ा दिया है तो कितना कपड़ा उसे दे, उसकी वैल्यूएशन कैसे करेगा? तो एक समस्या निकल के आती है कि मूल्य मापन का अभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है इसमें 825JL, इसका देखते हैं। भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था पूछा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप लोग। तो इसकी बात कुछ ऐसी कि 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में अधिवेशन हुआ था। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता A.O. ह्यूम जो कि महासचिव थे उनके द्वारा किया गया था, और इन्हीं के द्वारा व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इन बातों पर भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में राज्यों की संख्या। तो भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो है 8। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करने वाला इसमें है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका पहला कारण हो जाएगा, संगठन के पास कोई प्रभावी निषेधात्मक शक्ति नहीं है, अर्थात प्रभावी निषेधात्मक शक्ति का अभाव, ये पहला हो गया कारण। और दूसरा कारण है संगठनात्मक ढांचा का दोषपूर्ण होना। ये 2 कारण है, इसीलिए राष्ट्रसंघ असफल हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत में जो आंतरिक समस्या विद्यमान है, एक है क्षेत्रवाद, दूसरा है सांप्रदायिकता। ये 2 बहुत ही खतरनाक समस्या है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला एक संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विकसित देश नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीन। चीन विकसित देश नहीं है। अगला है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जीवन प्रत्याशा भारत में थी। तो जीवन प्रत्याशा 66.7 लगभग थी। अब ये जीवन प्रत्याशा होता क्या है? यानी कि लोगों के जीवन की जो आशा है वो कितनी है, वही क्या है? जीवन प्रत्याशा। इसमें जो चाइल्ड डेथ रेशियो है वो मैटर करता है। जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जो है 1 साल के अंदर यदि मृत्यु हो जा रही है तो डेटा कैलकुलेशन के दौरान जो जीवित लोग हैं आंकड़ों में उनकी एज घट जाती है। तो उस समय 2011 के आंकड़ों के अनुसार
66.7 था। हालांकि इसके पहले और कम हुआ करता था, कुछ सुधार हुआ है और बेहतर हुआ है। अगला है अधोभौमिक जल का एकत्रीकरण होता है। अधोभौमिक जल का एकत्रीकरण परतदार चट्टानों में होता है। अब ये अधोभौमिक जल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यानी कि ऐसा जल जो भूस्तर की समस्त रिक्तियों में रहता है वही क्या है, अधोभौमिक जल कहलाता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, आर्थिक प्रतियोगिता में वृद्धि करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ये कृषि पर आधारित नहीं है। अगला है विकासशील देशों की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका जो है पहली विशेषता हो जाएगी उपलब्ध संसाधनों का उचित विदोहन करके उच्च स्तर प्राप्त कर चुके हों तथा इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। विकासशील देश यानी कि जो देश डेवलपिंग स्टेज में है उसी की बात हो रही है। तो इसकी जो विशेषता पहली हो जाएगी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नत हों और धीरे धीरे प्रयत्नशील हों विकास को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा आयात व निर्यात से आप क्या समझते हैं। तो आयात यानी कि देश के अंदर कोई भी जो सामान है यदि वो आता है तो वो कहलाएगा आयात, और यदि उसे देश के बाहर भेजा जा रहा है तो क्या कहलाएगा, वो निर्यात कहलाएगा। अगला प्रश्न है आपका ब्याज को परिभाषित कीजिए, यह किस प्रकार उद्योग के लिए आवश्यक है। तो ब्याज एक प्रकार का ऐसा शुल्क है जो उधार ली गई संपत्ति या ऋण के लिए दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि बैंक से या किसी लैंडलॉर्ड से कुछ पैसा उधार लिया गया तो बदले में उसे उस पैसे के साथ में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही क्या है, ब्याज है। तो इस तरीके से ये आपके प्रश्नों की जो श्रृंखला थी 2018 में जो भी पेपर आए थे उसको इसमें समाहित किया गया है और उससे संबंधित जो कुछ तथ्य अतिरिक्त थे उसको भी बताया गया है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक देखें और परीक्षा से पूर्व कोशिश करें कि इसको देखकर अवश्य जाएं, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं तो गलत आपका होना नहीं चाहिए। धन्यवाद।